हाँ जी, पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं अब हम। स्टैटिस्टिक्स के इसके अंदर सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन इंक्लूडेड रहेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन चैप्टर से ही है। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन चैप्टर है जिसके अंदर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ध्यान है किसी को? लैटिन, इटालियन, जर्मन, फ्रेंच। लैटिन में होता है स्टेटस, इटालियन में होता है स्टैटिस्टा, जर्मन में होता है स्टैटिस्टिक और फ्रेंच में होता है अगेन स्टैटिस्टिक, लेकिन QUE वाला, राइट। तो इसमें से आपको देखना है ट्रू कौन सा है, राइट। तो ट्रू कौन सा मैच हो रहा है, कोई बताएगा जल्दी से? बी फॉर बॉम्बे विल योर आंसर। नेक्स्ट है आपका सोर्स ऑफ डेटा, टेबल। टेबल के डिफरेंट पार्ट्स बताए थे अपने। टेबल में जो मेन 5 पार्ट होते हैं, पहला होता है टेबल का टाइटल, कैप्शन, स्टब्स, बॉडी, फुटनोट। और फुटनोट के अंदर हम लिखते हैं डेट, टाइम और सोर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपका मैंने बताया था क्लास इंटरवल का फॉर्मूला हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन नंबर ऑफ क्लासेस। तो क्लास लेंथ का मतलब होता है क्लास इंटरवल, क्लास लेंथ का मतलब होता है क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल आपका दिया हुआ है 5। हाईएस्ट वैल्यू है आपकी 80 माइनस लोएस्ट वैल्यू है 41 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस यहाँ पर आपको पता करनी है। तो नंबर ऑफ क्लासेस आपको यहाँ पर पता करनी है। ये कीजिएगा 80 माइनस 41 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर आ रहा है 7.8। और ये मैंने कहा था ऑलवेज राउंडर टूवर्ड फॉरवर्ड राउंड ऑफ, कभी भी बैकवर्ड राउंड ऑफ नहीं करना। अगर ये 7.1 भी आया होता तो भी आपका आंसर क्या रखना था, 8 ही रखना था। ये बात दिमाग में रखिएगा, ऑलवेज फॉरवर्ड राउंड ऑफ करना होता है, ऑलवेज फॉरवर्ड राउंड ऑफ करना होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोर देन सीरीज का। मोर देन सीरीज के अंदर आपको ऑलवेज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से घबराना नहीं है, जुड़ना नहीं है। क्या है ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऑलवेज क्यूमुलेटिव मतलब एडेड, ऐड कर करके बनाई गई फ्रीक्वेंसी। लेस देन सीरीज में और मोर देन सीरीज के अंदर ऑलवेज आपकी कौन सी सीरीज होती है, कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, क्यूमुलेटिव मतलब एडेड, ऐड कर करके बनाई गई फ्रीक्वेंसी। तो आपको लेस कर करके यहाँ पर आपका क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पता करना है। उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था, चाहे लेस देन हो, चाहे मोर देन हो, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में हो, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, एक ही तरीका फॉलो करना है। सबसे मिनिमम CF को एज इट इज अपनी क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी बनाना है और वहीं से डिफरेंसेस लेना शुरू करना है। 5 माइनस 28 तो इट इज 23, 28 माइनस 63 इट इज 35, 63 माइनस 70 इट इज 7। तो मोर देन 100 से ऊपर क्या लिखा है भैया, 100 से ऊपर, यानी कि 100 से लेकर 150 की फ्रीक्वेंसी है 7, 150 से की फ्रीक्वेंसी है 35, 200 से की बीच की फ्रीक्वेंसी 23 और 25 से ऊपर की फ्रीक्वेंसी है 5। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोला है 150 से 200 के बीच की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। वेरी इजी टास्क, इट इज द आंसर ऑफ बी फॉर बॉम्बे 3535। आगे बढ़ते हैं। कैसे बढ़ेंगे आगे? आगे का क्वेश्चन करने के लिए आपको पढ़ना है डेटा फ्रॉम द रिलीजन यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई। सेंसस रिपोर्ट से आपको ये चीज गैदर्ड करनी है। सेंसस जो अपने लेवल पे अपना डेटा ऑलरेडी गैदर्ड करके बैठा है और आप वहां से जाकर बस एज इट इज कॉपी करके लेकर आ रहे हैं, यानी कि आपकी कोई खास मेहनत नहीं लग रही है, टाइम मनी एफर्ट भी आपका कम लग रहा है। लेकिन विद द ग्रेट क्वेश्चंस, विद द स्क्रूटनी, शांति से देख के, सोच समझ के आपको डेटा कलेक्ट करना होता है। शांति से देखकर आपको डेटा कलेक्ट करना होता है। तो डेटा कैसा हुआ, सेकेंडरी डेटा। नंबर ऑफ एडिक्वेसी टेस्ट फॉर द इंडेक्स नंबर, तो ये आपको ध्यान ही 4 होते हैं, 1 2 3 4। कौन कौन से? यूनिट टेस्ट, यानी कि ऑल टेस्ट टू दिस टेस्ट एक्सेप्ट सिंपल एग्रीगेटिव। सिंपल एग्रीगेटिव को विजुलाइज कीजिएगा, हमने चार्ट में कहां पर लोकेट किया था, उसी लोकेशन से आपको ध्यान रहेगा फॉर्मूला भी और ये भी कि सिंपल एग्रीगेटिव क्या होता है। उसके बाद आपका दूसरा फॉर्मूला था टाइम रिवर्सल टेस्ट, P01 एंड P01 इंटू P10 इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 1। तीसरा आपका टेस्ट था फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या था, P01 इंटू
Q01 इक्वल्स टू V01। और तीसरा था, लास्ट था आपका सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट क्या था? P01 इंटू P12 इंटू P20 इक्वल्स टू 1। तो ये आपके 4 एडिक्वेसी टेस्ट होते थे इंडेक्स नंबर के, जिनमें से अगर आपको ये बोला जाए कि कौन से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, तो कौन से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं? टाइम और फैक्टर रिवर्सल। और F फॉर फैक्टर, F फॉर फिशर्स, ओनली फिशर्स प्रूव दिस टेस्ट, दैट्स व्हाई फिशर कॉल्ड अ आइडियल इंडेक्स नंबर। 2-4 बातें ऐसे साथ साथ में कवर करेंगे जिससे कि आपको भी इन बातों का बेनिफिट मिलता रहेगा। जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो 2-3 पॉइंट उसके आजू बाजू में बोल लेने चाहिए, उसी से आपको बेनिफिट होता है। सर्कुलर टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाइड बाय, आपको बताया था, आपका चार्ट था कि कौन कौन सा चार्ट था? यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट सब लोग प्रूव करते हैं एक्सेप्ट, अभी अभी बोला था, एक्सेप्ट कौन सा? सिंपल एग्रीगेटिव। फिर था आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट, उसमें आपको याद करने हैं कौन कौन से प्रूव करते हैं, कौन कौन से नहीं प्रूव करते हैं। फिर एफ फॉर फैक्टर, एफ फॉर फिशर्स, एफ फॉर फैक्टर और एफ फॉर फिशर्स, तो इसमें एफ फॉर फैक्टर और एफ फॉर फिशर ही यहाँ पर टेस्ट प्रूव करता है, बाकी कोई भी ये टेस्ट प्रूव नहीं करता है। और सर्कुलर टेस्ट में भी आपको थोड़ी सी लिस्ट याद करनी पड़ती है कि कौन कौन प्रूव करता है, कौन कौन नहीं प्रूव करता, लेकिन इसमें आपको ये याद रखना है कि लेस्पेस, पास्चेस और फिशर्स प्रूव नहीं करते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन 99% क्वेश्चन आपके किसके आने वाले हैं? लेस्पेस, पास्चेस, फिशर्स के ही आने वाले हैं। ठीक है, फिर भी आपको यहाँ पर देखना है, तो यहाँ पर ए और सी तो नहीं हुआ, लास्ट में कौन बचता है? बी फॉर बॉम्बे, दैट इज सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव एंड वेटेड एग्रीगेटिव और फिक्स्ड वेट। आप थोड़ा सा देखेंगे तो लिस्ट थोड़ी सी याद करनी है, आपको याद आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको बता रखा है बाउलेज और लेस्प्रेस का आंसर, तो आपको पता होना चाहिए बाउलेज का फॉर्मूला, लेस्प्रेस प्लस पास्चेस डिवाइड बाय 2, लेस्प्रेस प्लस पास्चेस डिवाइड बाय 2, बाउलेज है 150, लेस्प्रेस है आपका 180 प्लस पास्चेस और डिवाइड बाय 2, तो फाइनल आंसर आ जाता है 120। तो ए फॉर एप्पल। इसमें कोई ज्यादा खास बड़ी बात नहीं थी, वेरी इजी टास्क। अगर आपको थोड़ा सा रिपीट या रिवाइज में करवाना चाहूं तो पूरे रिपीट करें, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। कैसे रिपीट करेंगे? पहला कौन है? लेस्प्रेस। लेस्प्रेस ने किसको वेट लिया था? Q0 को, तो फॉर्मूला आप बना लेंगे, P1 ऊपर P0 नीचे, Q0 का टोटल इंटू 100। पास्चेस में Q1 P1 अपॉन P0 और Q1 मल्टीप्लाई में का टोटल इंटू 100। फिशर ने क्या किया? दोनों का ज्योमेट्रिक मीन। बाउलेज ने क्या किया? दोनों का अर्थमेटिक मीन। फिर वॉल्श आता है, उसने दोनों की क्वांटिटीज, दोनों के वेट्स का ज्योमेट्रिक मीन कर दिया। उसके बाद आता है मार्शल एजवर्थ, दोनों के वेट्स का अर्थमेटिक मीन कर दिया। और लास्ट में आता है कैलीज, अकेला क्यू जिसने अपना वेट बना लिया था। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम यूज कर रही हूं मैं ज्यादा। लेस्प्रेस इंटू पास्चेस का अंडर रूट, तो यहाँ पर फिशर्स आपको दिया हुआ है 150 और लेस्प्रेस आपको पता करना है, पास्चेस दिया हुआ है 144 का अंडर रूट, तो आंसर आ जाता है 156.25। वेरी इजी टास्क, वेरी इजी टास्क। अगर आपको फॉर्मूले थोड़े से ध्यान है, एक ही चार्ट है इंडेक्स नंबर में, सिर्फ एक ही चार्ट है इंडेक्स नंबर में, उसको चार्ट लीजिए। आपको बोला है क्या चल रही होगी मेरे ख्याल से, नाश्ते के वक्त नाश्ता, लंच के वक्त लंच, डिनर के वक्त डिनर। मेरे ख्याल से अब तो थोड़ी रेसिपी बदल गई होगी, थोड़ी सी रेसिपी बदल लीजिए। मेरे ख्याल से बहुत दिन हो गए सेम रेसिपी खाते हुए, तो आप थोड़ी सी रेसिपी बदल लीजिए, मतलब 2-2 पेज जो हो चुके हैं उनके बाद वाले 2-2 पेज करने चालू कर दीजिए। राइट, 10th वाला, ये कौन से क्वेश्चन आ गए? सीपीआई वाला, कि सीपीआई आपको दिया हुआ है और सैलरी आपको दी हुई है। तो इसमें मैंने कहा था क्वेश्चन दिखने में सारे एक जैसे लगते हैं, इसमें मेहनत क्या करनी है आपको? ध्यान रखना है, अगर सैलरी पैसा आने जाने की बात करनी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और अगर डिक्रीज रियल वेज की बात कर रहे हैं तो आपको पहले रियल वेज निकालना है और फिर उसका डिफरेंस निकालना है। फिलहाल यहाँ पर बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 है, जो कि करंट ईयर में 240 हो गया है, और बेस ईयर की सैलरी 10,000 है, जो कि करंट ईयर में 20,000 हो गई है। तो ये बोल रहे हैं भैया होनी कितनी चाहिए थी? तो होनी तो ये नहीं चाहिए थी, हमको क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ की सैलरी पता करनी पड़ेगी। तो यहाँ की सैलरी ओरल भी दिख रही है, ज्यादा माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है। 100 से 240 हो गई तो सैलरी 10,000 से 24,000 हो जानी चाहिए। तो आंसर हो गया आपका क्या? सी, की सैलरी कितनी हो जानी चाहिए? 24,000 हो जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट है पैरामीटर, P फॉर पैरामीटर, P फॉर पॉपुलेशन, P फॉर पैरामीटर, P फॉर पॉपुलेशन, S फॉर सैंपल, S फॉर स्टैटिस्टिक्स। बोला था, बार बार बोला था, P फॉर पैरामीटर, P फॉर पॉपुलेशन, P फॉर पैरामीटर, S फॉर स्टैटिस्टिक्स, S फॉर सैंपल। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, पैरामीटर, तो ये कौन हो गया, पॉपुलेशन। फिर ये इंटरवल आपको बता रखे हैं, ये आपको बताया था मीन, ये आपको बताया था मीन प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डिवीजन, मीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डिवीजन, मीन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डिवीजन। तो ये आपको बताया था, अच्छे से आपको याद होना चाहिए, 68.28, 95.45, 99.73। तो उसके बाद में 68.28%, 95.45%, 99.73%। तो इसके बाद वाला एक इलाका बचता है 0.27%, इसलिए आंसर हो गया डी फॉर दिल्ली। राइट, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आ रहा है बायनोमियल से। किससे आ रहा है, बायनोमियल से। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n नंबर ऑफ ट्रायल्स आपको बता रखे हैं 6, एटलीस्ट 4 का आंसर निकालना है। क्या निकालना है, एटलीस्ट 4 यानी कि P4, P5 और P6 और उनका क्या लगा देंगे, टोटल। फिलहाल ये फेल की, ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो P प्रोबेबिलिटी बता रखी है वो फेल की प्रोबेबिलिटी बता रखी है 0.30, तो पास की प्रोबेबिलिटी क्या हुई 0.70। और हमको आंसर पूछा है पास होने का, हमको आंसर पूछा है पास होने का। तो जिसकी भी प्रोबेबिलिटी आपको पता करनी है, फाइंड करनी है, ये हमारी चॉइस का मामला है। किसका मामला है, हमारी चॉइस का मामला है। हमारी चॉइस क्या है कि पास होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अगर पास होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आपकी चॉइस का मामला है कि पास होने को आपको P नाम देना है और फेल होने को आपको Q नाम देना है। फॉर्मूला होता है NCR P रेज़ टू पावर R Q रेज़ टू पावर N माइनस R। ध्यान होगा मेरे ख्याल से। तो यहां पर आप ये चारों चीजें लिख देंगे, दैट इज 6C4.30 की पावर 0.70 की पावर 4.30 की पावर 2। फिर अगेन 6C5.70 की पावर 5.30 की पावर 1, 6C6.70 की पावर 6.30 की पावर 0, और उनका आपको क्या लगा देना है, टोटल लगा देना है। तो आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो है E की पावर की वैल्यू, वैसे तो यहाँ पर दी हुई है, ये हमारी ग्रेट किस्मत है। बाकी तो फिर भी अगर ये गिवन नहीं है तो भी मैंने आपको कहा था, क्या ध्यान रखना है बायनोमियल और पॉइजन के अंदर जाने से पहले, महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। अगर 30 दिन की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, 30 तक की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो बायनोमियल में रुकना है, और अगर उससे ज्यादा है तो पॉइजन में चले जाना है। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका E की पावर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी। तो यहाँ पर E की पावर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है, तो E की पावर की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है, मेरे ख्याल से एवरीबडी नोज कौन सा लगाना है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है E की रेज़ टू पावर की पावर M, M की पावर R और R फैक्टोरियल। ये तो पक्की कहानी हो गई। अब E की पावर क्या है, M, M यानी कि मीन। अब मीन निकालने में वैसे तो देखो मैं बता देती हूं, लेकिन यहां पर E की पावर -2 दे रखा है, तो वैसे निकालने की जरूरत फिर भी नहीं बनती थी, लेकिन फिर भी जानकारी तो होनी चाहिए। तो M आपका क्या होता है, NP, तो यहां पर है 40 और 40 का 5%, दैट इज योर 2। तो ये पता चली गया, यहां से भी दिख रहा है और यहां से भी कंफर्म हो गया, तो दोनों बातें हमारी कंफर्म हो गई। अब आगे पता करना है, आगे पता करना है एटमोस्ट 2, ज्यादा से ज्यादा 2, ज्यादा से ज्यादा 2। तो एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम से मिनिमम, एटमोस्ट का मतलब होता है, एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम से मिनिमम। तो क्या कैलकुलेट करना है, P0 प्लस P1 प्लस P2। तो E की पावर -2, 2 की पावर 0 और 0 फैक्टोरियल, प्लस E की पावर -2, 2 की पावर 1 और 1 फैक्टोरियल, E की पावर -2, 2 की पावर 2 और 2 फैक्टोरियल। अब आपको पता है E की पावर -2, जगह थोड़ी सी कम है, ऊपर लिख देती हूँ, E की पावर -2 कॉमन निकाल दिया, 2 की पावर 0 और 0 फैक्टोरियल का आंसर 1 आता है, 2 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल का आंसर 2 आता है, 2 की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल का आंसर भी 2 आता है, और E की पावर -2 का आंसर यहाँ पर दे रखा है। क्या दे रखा है, दिख रहा है क्या सबको, 0.135,
और ये क्या हो गया 5। तो ये आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर है जी कितना 0.675। वेरी गुड, शाबाश, डी फॉर दिल्ली, वेरी वेरी गुड, शाबाश। यही आपको टाइम लगाकर काम करना है, ठीक है। हम भी थोड़ा सा यहीं पे ध्यान रखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। EX, अब आपको शुरू से मैंने बता दिया है, तो मीन भी बोल सकते हैं, एक्स बार भी बोल सकते हैं, मीन भी बोल सकते हैं, म्यू भी बोल सकते हैं, एक्स बार भी बोल सकते हैं और EX भी बोल सकते हैं। ये सब बातें सेम होने वाली हैं अब से, क्योंकि अब कंबाइन में पूरे क्वेश्चंस चलेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, म्यू से लिखा है, एक्स बार से लिखा है, एम मीन से लिखा है, EX से लिखा है, ये सब बातें सेम होती हैं। और किस में बोल रहा है, बायनोमियल में। तो बायनोमियल में मीन होता है आपका NP और वेरिएंस होता है NPQ। तो मीन है 2 और NPQ है 4/3। तो अगर आपको ध्यान होगा तो NPQ अपॉन NP करते हैं, तो ये आपका NP कैंसिल हो जाता है, ये 4/3 है और ये आपका 2 है, तो ये 4/3 इंटू 1/2 2 तो कितना आ गया 2/3। ये किसका आंसर आ गया, Q का। तो P का आ गया 1/3 और N का आंसर आ गया 6। शाबाश, वेरी गुड, ये 6 का आंसर आपका आ गया। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। P की वैल्यू यहां पर रख देंगे मीन के अंदर, तो आपका N का आंसर आ जाता है। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वो भी बहुत इजी टास्क है, क्योंकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन का फॉर्मूला और मोड का फॉर्मूला तो आपका सेम ही होता है। क्या होता है, NP। फॉर्मूला तो सेम होता है, तो इसलिए ये तो 2 तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डिवीजन, सॉरी पहले देख लीजिए, स्टैंडर्ड डिवीजन 2 दे रखा है, तो वेरिएंस हो गया स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर, और यहाँ पर वेरिएंस इक्वल्स टू मीन होता है, यानी कि ये हो गया 4, तो ये भी क्या हो जाएगा 4। ये बात यहाँ से खत्म, राइट। अब दूसरी बात आ रही है, मीन ही यहाँ पर मोड होता है, तो मीन भी यहाँ पर क्या हो गया 4। लेकिन यहाँ पर बताया था मोड की कंडीशन में एक तो m होता है और एक m-1 हो जाता है। अगर ये आपका होल इंटीजर में आंसर दिया हुआ है, तो अगर डेसिमल में है तो डेसिमल इग्नोर कर दीजिए, सिर्फ लार्ज इंटीजर विल बी योर आंसर। और अगर होल नंबर में आंसर है तो होल नंबर वाला आपका आंसर हो जाता है और -1 आपको उसके साथ में कर देना होता है। तो ये कर देंगे तो आपका आंसर 3 और 4 दो हो जाएंगे, और दिस इज द बाय मोड सिचुएशन, राइट। बायनोमियल और पॉइजन दोनों बाय मोड हो सकते हैं, यूनिमोड हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज यूनिमोड होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, ध्यान है 3 नाम बताए थे, CPI, RPI, CLI। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर, जनरल इंडेक्स नंबर, ग्रुप इंडेक्स नंबर, ये 5 नाम बताए गए थे। मैंने कहा था आपको, बार बार बोली थी ये बात, अगर मैं किसी चीज के अगर आपको 2 3 4 5 नाम अगर लिखवा रही हूं तो मतलब लिखवा रही हूं, एक एक लाइन एक एक वर्ड आपको याद कर लेना है, राइट। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर का दूसरा नाम क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। आगे बढ़ते हैं भैया, कोवेरियांस है 8.4, वेरियांस और वेरियांस दे रखा है, वेरियांस ऑफ x है 25, तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x है 5, वेरियांस ऑफ y है 6, तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y है 36, तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y है 36। और कोएफिशिएंट, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का सबसे पहले वाला, सबसे इजी वाला, सबसे छोटा वाला फॉर्मूला क्या, कोवेरियांस अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन x स्टैंडर्ड डिवीजन y, तो ये हो गया 8.4 अपॉन 5 इंटू 6। क्या आया भैया, कितना आया, 0.28 आ रहा है क्या, 0.28 आ रहा है क्या, कोवेरियांस अपॉन दिस, तो बी फॉर बॉम्बे विल बी योर आंसर। गॉट इट, वेरी इजी, बस थोड़ी सी लाइन वाइज याद करना है। कोवेरियांस के आपके फॉर्मूले आपको ध्यान ही होंगे, कोवेरियांस का फॉर्मूला ध्यान है क्या, कोवेरियांस, मैंने कहा था कोवेरियांस वैसे सिर्फ और सिर्फ हम यानी कि महान लोग, सीए फाउंडेशन वाले लोग ही पढ़ते हैं कोवेरियांस, बाकी लोग कोवेरियांस नहीं पढ़ते हैं, तो हमको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा कि कोवेरियांस होता क्या है, राइट। फिर उसके बाद आ जाते हैं किस पे, देखें क्या वर्ड दिया है, रेक्टेंगल। चलिए यहाँ पे बढ़िया है, ये खुल गया तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा डायग्राम बता देते हैं कि आपका डायग्राम क्या हो रहा है। नियर बाय कट हो रहे हैं, डाउनवर्ड और अपवर्ड, फार अवे कट हो रहे हैं, डाउनवर्ड और अपवर्ड, और सिंगल लाइन पर डाउनवर्ड और अपवर्ड, और रेक्टेंगल पर डाउनवर्ड और अपवर्ड। इस पे +1, इस पे -1, इस पे लो डिग्री कोरिलेशंस होते हैं, इस पे हाई डिग्री कोरिलेशन होते हैं, और इस पे R = 0, दैट इज रेक्टेंगुलर।
ध्यान आ गया? क्या क्या वर्ड बोला है? रेक्टेंगुलर। तो यहाँ पर भी क्या लिखा है इन्होंने? रेक्टेंगल। क्या लिखा है? रेक्टेंगल, यानी कि ये वाला डायग्राम बनने वाला है। तो यानी कि आर क्या हो गया यहाँ पर? 0। आर क्या हो गया? 0। आर है 0.6 और नॉन डिटर्मिनेशन पूछा है। तो एक तो होता है डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन होता है आर स्क्वायर, और नॉन डिटर्मिनेशन होता है 1 माइनस आर स्क्वायर। तो 1 माइनस 0.6, 0.6 कितना हुआ? 36, और उसको 1 में से माइनस कर दिया तो कितना हो गया? 0.64। क्या हो गया भैया? 0.64। तो डी फॉर दिल्ली विल बी योर आंसर। शाबाश शाबाश, आगे बढ़ेंगे। वेरी इजी काम। ये तो बहुत ही लॉलीपॉप चीज है भैया। क्या बता रखा है? आर बता रखा है माइनस का 1/2, बी एक्स वाई बता रखा है माइनस का 1/8। तो क्या करना है? आर इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट। ज्योमेट्रिक मीन बोले तो nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द वेरिएबल्स। यहाँ पे 2 ही वेरिएबल हैं इसलिए स्क्वायर रूट हो जाता है। बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बी वाई एक्स। तो आर बता रखा है हाफ, और ये बता रखा है 1/8, और ये बी वाई एक्स का रूट, ये आपको पता करना है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या आ जाएगा? ये आंसर आएगा माइनस का 2 आएगा, 2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अब तो मेरे ख्याल से सारे लोग बता सकते हैं। ये माइनस, तो ये भी माइनस होता है। यहाँ पर वो वाला रूल नहीं लगता, माइनस माइनस प्लस वाला। दिस इज कॉल्ड सिग्नेचर प्रॉपर्टी, राइट? आगे बढ़ते हैं। रिग्रेशन पे किसका फर्क पड़ता है? मैंने कहा था आपको याद करना है एवरेज पर 1 2 3 4 सब पे लगाइए बड़ा बड़ा, राइट? डिस्पर्जन में पहले वाले 2 पर, बारे वाले 2 पर। कोरिलेशन पे सब पे लगाइए क्रॉस, और रिग्रेशन में पहले वाले 2 और बाद वाले, राइट? तो बाद वाले यानी कि स्केल, राइट? और कैसे कैसे करना है वो भी एक तरीके बताए हैं, वो ध्यान रखेंगे तो आप देखना आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल जोन में रहेंगे कि कब हमको ओरिजिन और स्केल की प्रॉपर्टी को किस तरीके से कब कहाँ कैसे अप्लाई करना है, और उसी के बेसिस पे आपको याद भी रहने वाला है कि कौन से में इफेक्ट होता है और कौन से में नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट आगे वाला काम कर रहे हैं। ये बता रखा है y डिपेंड ऑन x, यानी कि बी वाई एक्स। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x 5, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y 8, और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.8। तो ये आपको बी वाई एक्स निकालने के लिए बोल रहे हैं, दैट इज r स्टैंडर्ड डिवीजन y अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन x। यहाँ पर मैंने आपको कहा था चीजें सिमिलर चलती हैं, आपको ये ध्यान रखना पड़ता है ये और ये जो भी आउटर में होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, प्लीज ध्यान रखिएगा, राइट? तो ये हो गया 0.8, r हो गया, स्टैंडर्ड डिवीजन y 8 हो गया, और अपॉन में ये 5 हो गया, ठीक है? तो इसका आंसर क्या आ गया? एनीबडी? किसी ने निकाला? 1.28। वेरी गुड। बी फॉर बॉम्बे इज योर आंसर। नेक्स्ट है कंपाउंड प्रोबेबिलिटी मतलब ए यूनियन बी, ये वाली होती है एडिशन वाली को क्या बोलते हैं? कंपाउंड प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। नाम लिखवाया हुआ है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए कहती हूँ 2-3 नाम लिखे हैं तो दोनों तीनों याद करने हैं, राइट? वैसे तो देखो यहाँ पर ये ट्रिपलेट लिखा नहीं था, मैंने अपनी मर्जी से आपको दे दिया है कि 3 डाइज आर रोल्ड और सब पर सेम नंबर आना चाहिए, यानी कि 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 और 6 6 6, यानी कि 6/216, यानी कि 1/36। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ा सा इंक्लूडेड विद योर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को इंक्लूड कर रहा है, हल्का सा, ज़्यादा कुछ खास वाली बात नहीं है। ऐसा क्वेश्चन हम सेम टू सेम कर भी चुके हैं वर्कशीट के अंदर। 10 लोग टोटल मिलाकर हैं, तो 10 लोग के अकॉर्डिंग टोटल कितना हो जाएगा? 10 का फैक्टोरियल। अब ए और बी है 1 2 3, उसके बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, राइट? तो इनकी पोजीशंस क्या हो सकती हैं? ये 1 पर है तो 2 3 4, और ये कितने पे आएगा? 5 पर, यानी कि 1 और 5, 2 और 6, फिर 3 और 7, फिर 4 और 8, फिर 5 और 9, और 6 और 10। 1 2 3 4 5 6 ये पोजीशंस इनकी हो सकती हैं। तो 6 पोजीशंस इनकी बन सकती हैं, और इनके बीच में 3-3 लोग हो सकते हैं। तो 6 पोजीशन हो सकती है, और ये नहीं बता रखा कि ए पहले बैठेगा, बी भी तो पहले बैठ सकता है, बी और ए, यानी कि ये 6 पोजीशंस हो सकती हैं और उसका डबल हो सकता है। और प्लस इसके अलावा बाकी बचे 8 लोग इनमें कहीं से भी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। तो दैट वी कॉल 8 फैक्टोरियल,
राइट तो 8 लोगों की पोजीशन का तो हो गया 8 फैक्टोरियल, और जो ए और बी की पोजीशंस हैं वो आपस में हमने इंटरचेंज कर दी, टोटल 6 पोजीशंस बन रही हैं, और 6 पोजीशंस को हमने क्या कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया है। राइट तो इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर कैलकुलेट करिए। कुछ आ रहा है क्या, किसी का आया क्या अभी तक आंसर? इसका आंसर आ जाएगा बी, डी फॉर दिल्ली आएगा 2/15। ठीक है, वेरी गुड। जो भी कर पा रहे हैं, टाइम टेबल टाइम के अकॉर्डिंग अपन को ध्यान रखना है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनियन बी दे रखा है 5/6, ए दे रखा है 2/3 प्लस बी दे रखा है 3/5, और ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर निकालना है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हमने निकाला है, और ये आंसर आ जाता है हमारा 13/30। उसके बाद ये आपको कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऊपर और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे रहेगा। तो ऊपर आ गया आपका 13/30, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको दे रखा है 3/5। ये करने के बाद आपका आंसर आ रहा है 13/18। मेरे ख्याल से सबको आ गया होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी प्रोबेबिलिटी बोलते हैं? कंडीशनल। छोटा सा कंडीशन वाला पार्ट यहाँ पर इंक्लूड हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की कंडीशन यहाँ पर इंक्लूड कर दी जाती है। कंडीशन क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड, और जो ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है वो डिनोमिनेटर में रहता है और दोनों का इंटरसेक्शन न्यूमरेटर में आ जाता है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही ईजी वाली प्रोबेबिलिटी का तरीका रहा है हमेशा के लिए, बहुत ही ज़्यादा। अब ये जो वर्ड आ रहा है ऑड, ऑड इन फेवर, और यहाँ पर वर्ड आ रहा है ऑड इन अगेंस्ट। तो ऑड इन फेवर होने का मतलब है पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट दे रखा है, और ऑड इन अगेंस्ट का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट पहले दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाद में दिया हुआ है। यानी कि ये 5 और ये 7, और इसमें हम नॉट लिखेंगे तो ये 9 और ये आपका 6, और टोटल कितना है? 7 और 5, 7 और 5 कितना हो गया? 12। तो 5/12, 7/12, ये हो गया 6/15, ये भी हो गया 9/15। अब बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड इफ दे बोथ विल बी ट्राइड। तो क्या निकालना है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, कि ए भी ना कर पाए बी भी नहीं कर पाए, इसके अलावा सारी सिचुएशन हमारी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने की हो जाएगी, कि ए सॉल्व कर ले, बी सॉल्व कर ले, दोनों सॉल्व कर ले। तो इतना सारा पूरा सॉल्व करने के अलावा हम क्या कर सकते हैं? डी मॉर्गन बोला था ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या से निकाल सकते हैं? डी मॉर्गन लगाकर निकाल सकते हैं। या तो ये हम सॉल्व करते हैं कि ए ने कर लिया, बी ने कर लिया, ए एंड बी ने कर लिया, या फिर 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी नॉट भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जने आपस में क्या हैं? अलग अलग, जुदा जुदा, इंडिपेंडेंट। ए नॉट की है 7/12 इंटू बी नॉट की है 9/15। तो ये अगर आपने सॉल्व किया कितना आ रहा है? 117। ए फॉर एप्पल 117/180। ए फॉर एप्पल आंसर आ रहा है 117/180। नेक्स्ट आ जाते हैं। ये तो भाई इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन है, मुझे डालते हुए भी शर्म आ रही थी। कोई बात नहीं है, डाल तो दिया है। कुछ अच्छे बच्चे भी होते हैं जिनके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी डालने पड़ते हैं, जिससे उनको लगे थोड़ा बहुत तो पढ़ाई करी हमने भी, राइट। तो ये हमारा बैग है, इसमें 15 1 रुपये वाले कॉइन हैं, फिर 25 2 रुपये वाले कॉइन हैं, और फिर 10 5 रुपए वाले कॉइन है। अब बोल रहा है कि नॉट सेलेक्टिंग 1 रुपी, 1 रुपया नहीं आना चाहिए, 1 रुपया नहीं आना चाहिए। हाँ, वेरी इजी, 1 रुपया नहीं आना चाहिए। तब इसके अलावा कितने लोग बचे? 35। टोटल कितने में से? 50 में से। तो 35/50, 5 7 जा और 5 10 जा, यानी कि 0.70। बी फॉर बॉम्बे। वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा इजी टास्क नहीं हो सकता कोई। नेक्स्ट आ जाते हैं, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, इसके लिए एक तरीका बताया था, कोई बोलेगा? हाँ, बस एक ही वर्ड बोल दो, 3 कॉलम 3 कॉलम 3 कॉलम, तो जिससे सबकी खिड़कियां खटक जाएं। क्या निकालना है? वाई बार, फिर मीन डिवीजन ऑफ वाई, और फिर उसका कोफिशिएंट। वाई बार के लिए पूरी इक्वेशन का इस्तेमाल होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस पर ओरिजिन का भी फर्क पड़ता है और स्केल का भी फर्क पड़ता है। तो पूरी इक्वेशन 2x
प्लस 3y, -7 को उधर भेज देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 7, राइट। x की जगह क्या पुट कर दोगे, x बार कितना है 1, तो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 3y इक्वल्स टू 7, तो ये प्लस है, सॉरी, 3y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 यानी कि 5 और y इक्वल्स टू 5/3, तो 5/3 तो आपका कौन आ गया, मीन आ गया। अब ये कैलकुलेट करना है, इसके लिए किसी को ध्यान है क्या करना है, y इक्वल्स टू इक्वेशन को क्या करोगे, अरेंज करोगे, तो y इक्वल्स टू आपने इक्वेशन अरेंज करी, 7 उधर चला ही गया है, माइनस का 2x उधर चला ही गया है, डिवाइड में 3, फिर क्या करते हैं, ओ ओरिजिन, ओ को ओ ओरिजिन बनाकर क्रॉस लगा दीजिए, माइनस को भी अंदर दबा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डिस्पर्जन कांट बी नेगेटिव, राइट। अब इसको क्या करोगे, x की जगह मीडियन ऑफ x, मीन डेविएशन ऑफ x, यानी कि ये वाला पुट करोगे, तो नीचे सॉल्व कर देती 2/3 इंटू 0.3, ये हटाया 10, ये कट गया, तो ये आ रहा है 1/5, ये आंसर आ गया आपका 1/5। अब कॉफिशिएंट निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉफिशिएंट निकालने के लिए मीन डेविएशन ऑफ y अपॉन y बार इंटू 100, तो मीन डेविएशन ऑफ y है 1/5 और ये है 5/3 और इंटू 100, तो कितना आंसर आया, कोई बताएगा, क्वेश्चन नंबर 30, बोलो भाई बोलो, कितना आया, 12 विल बी योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, फिर से ये इक्वेशन है, फिर से क्वार्टाइल डिवीजन दिया हुआ है, तो क्वार्टाइल डिवीजन कौन है, डिस्पर्जन, डिस्पर्जन में किसका फर्क पड़ता है, स्केल का फर्क पड़ता है, ओ को ओ ओरिजिन बनाकर क्रॉस लगा देना है, ठीक है, राइट, तो ये हमने ओ को ओ ओरिजिन बनाकर क्रॉस लगा देना है। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 20 माइनस 3x अपॉन 4, वैसे ये माइनस का है, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस छोड़ते नहीं है तो हम छोड़ेंगे भी नहीं, राइट, क्लियर, छोड़ेंगे भी नहीं है, छोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम तो ओ को ओ बनाकर ही क्रॉस लगाने वाले हैं, और यहाँ पर पुट कर देते हैं क्वार्टाइल डिवीजन, तो 3/4 इंटू 12, तो ये 3, आंसर कितना आ गया 9, आया क्या सबको समझ में, बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, ओ को ओ ओरिजिन बनाकर क्या लगाना है, क्रॉस लगाना है, ठीक है। एक एक चीज आपको बहुत हेल्प करनी है, जैसे जैसे मैंने बताई है, अगर वैसे वैसे ध्यान रखेंगे तो हर एक चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आ गए, कहाँ आ गए हम, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी वाला है, 1 2 3 4, राइट, फिर है 101 102 103, फिर 151 152 153, ठीक है। तो अगर फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का क्या बोला जाए, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का भाइयों एंड बहनों, एक सेकेंड मैं आ रही हूँ, एक सेकेंड, अरे मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, ये अंकिता और रवि सौकिया दोनों 10-10 बार कॉल कर लिए, पता नहीं क्या काम है अंकिता और रवि सौकिया, उसमें मेरी मीटिंग चल रही है, पता नहीं, जो भी है बात कर लो। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, ये आवाज़ कैसे बढ़ गई भाई, चलो कोई नहीं, अपन को क्या काम फर्क पड़ता है। हाँ जी, तो अपन आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमने काम किया तो आपको पता है क्या करना है, वेरियांस, तो आपको फर्स्ट एन, हाँ 1n² -1 अपॉन 12 का रूट, ये तो होता है स्टैंडर्ड डिवीजन, और स्टैंडर्ड डिवीजन होता है उसका स्क्वायर, तो आप क्या हटा देंगे, रूट को हटा देंगे, ठीक है, तो ये किसका आंसर हो जाएगा, वेरियांस का आंसर, तो इसका वेरियांस ये है। अब यहाँ पर देखिए, इसको मैंने एक्स सीरीज का नाम दे दिया है, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, इसको मैंने एक्स सीरीज का नाम दे दिया है, यहाँ पर YA और YB लिखा है, डिवाइड करना है, इसको मैंने ए सीरीज का नाम दिया है। अब एक्स सीरीज से ए सीरीज बनाने के लिए हमने क्या किया है, सब में प्लस का 100 किया है, और यहाँ पर बी सीरीज बनाने के लिए एक्स में सब में क्या किया है, प्लस 150 किया है। ये बात समझ में आ गई क्या सबको? एक तो आपको टेबल दिया होता है कि आपका ओरिजिन और स्केल
ओरिजिनल स्केल कहाँ पर और कैसे चलता है वो आपको दी हुई होती है, यहाँ पर इक्वेशन आपको बनानी पड़ी है, राइट तो ये ए सीरीज कैसे बनाई है, इस एक्स वाली में सब में प्लस 100 कर दिया तो 101, 102, 103 सीरीज आ गई है, और दूसरी वाली के अंदर बी सीरीज कैसे बनाई है, एक्स में प्लस का 150 करके। अब आपको पता है कि प्लस का 100 और प्लस का 150 यानी कि किस में चेंज किया है, ओरिजिन में। किस में चेंज किया है, ओरिजिन में। और ओरिजिन का स्टैंडर्ड डिवीजन पे और वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि वी ए भी यही आंसर है, वी बी भी यही आंसर है, तो वी ए अपॉन वी बी करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आया है कि सबको ये क्वेश्चन समझ में? प्लीज रेज योर हैंड्स। थैंक यू। समझ में आना चाहिए ये वाला क्वेश्चन सबको, हालांकि वैसे एक बार शायद टेस्ट में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाइए, 100, 200 और 300 का एवरेज रिटर्न देखना है, तो 100 प्लस 200 प्लस 300, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो क्या निकाल देंगे, अर्थमेटिक मीन निकाल देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। वैसे तो मैंने आपको बोला था रेट ऑफ रिटर्न के अंदर अपन क्या लगाते हैं, हार्मोनिक मीन रेट ऑफ रिटर्न के लिए नहीं लगता, रेट ऑफ रिटर्न के लिए ज्योमेट्रिक मीन मीन लगता है, रेट ऑफ प्रोडक्ट के लिए हार्मोनिक मीन लगता है, राइट लेकिन यहां पर हमको कुछ मेंशन नहीं है इसलिए हमने अर्थमेटिक मीन लगा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन ओरिजिनल स्केल का क्वेश्चन है, और वेरिएंस के लिए जब आप ओरिजिनल स्केल को अप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, वेरिएंस के लिए अगर ओरिजिन स्केल को अप्लाई करते हैं तो क्या करना होता है, पहला स्टेप क्या करना है, पहले तो ओ को ओ ओरिजिन बनाकर कैंसिल कर दो, कोई बात नहीं है। अब उसके बाद की स्पेशलिटी क्या है, कोई बोलेगा, इक्वेशन का, पूरी इक्वेशन का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, तो इक्वेशन बन जाएगी वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू 3 3 जा 9 वेरिएंस ऑफ x, तो 9 इंटू 3 तो कहाँ गया, 5 सॉरी, तो ये आंसर हो गया आपका 45। आ गया क्या सबको समझ में? आपको बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन की जो ये प्रॉपर्टी है ओरिजिनल स्केल वाली, स्टैंडर्ड डेविएशन की, फिर कॉफिशिएंट की और फिर वेरिएंस की, तीन चीजें हैं, तीनों चीजों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो ओरिजिनल स्केल की प्रॉपर्टी है स्टैंडर्ड डेविएशन की, कॉफिशिएंट की और वेरिएंस की, ये प्रॉपर्टी आपकी 3 चैप्टर में चलती है, बार बार बता दे रही हूँ 3 चैप्टर में चलती है, डिस्पर्जन वाले में, प्रोबेबिलिटी वाले में, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाले में, सेम टू सेम क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन टकरा ही जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, वेरी गुड, x माइनस एक्स बार के स्क्वायर का टोटल क्या होता है, मिनिमम होता है, यानी कि स्मॉलेस्ट होता है, वेरी इजी। 36 में होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, फिर दूसरा क्या होता है, मीन माइनस मोड इक्वल्स टू मीन माइनस मीडियन और मल्टीप्लाई बाय 3, राइट तो ये वाला आंसर आपका मैच कर रहा है, सी वाला, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन, राइट। दो तरीके से इसको प्रेजेंट करते हैं, दोनों ही तरीके आपको याद रखने हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्लियर। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रही हूँ क्योंकि इसके लिए मैंने जगह छोड़ी नहीं थी, ये थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसको करने की कोई मतलब कोई प्रैक्टिकल वर्जन इसका कुछ है नहीं, थ्योरेटिकली सिंपल है, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। नेक्स्ट तो वेरी इजी टास्क है, वेरी वेरी इजी टास्क है, इसको इसी फॉर्मेट में लिखिएगा तो आपको कभी भी क्वेश्चन को समझने में या करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। x1 बार x2 बार, n1 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 40, n2 है 60, टोटल हो जाएगा 100, ये है 5200, ये है 6800, तो कंबाइंड मीन का आंसर पूछा है, तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा इजी टास्क कुछ नहीं होता। 5200 इंटू 40 प्लस 6800 इंटू 60 और अपॉन में 100, तो क्या आया है 6160, ए फॉर एप्पल इज योर आंसर। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कोई इजी क्वेश्चन है नहीं इस पूरे चैप्टर में। 37 लास्ट पहुंच चुके हैं अपन, आगे बढ़ते हैं, लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं और लास्ट के 3 क्वेश्चंस में हम जा रहे हैं, बहुत ही इजी टास्क है। यहाँ पर अगेन आपको ऑलमोस्ट कंबाइंड मीन का ही क्वेश्चन आपको दे रखा है, 38, क्वेश्चन नंबर 38, ये भी आपका
कंबाइन मीन का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए फिर से n1 आपका लिखेंगे 5, n2 लिखेंगे 5, n3 भी लिखेंगे 5 और टोटल n कितना हो गया 15। मीन 1 आपको दे रखा है 100, मीन 2 आपको दे रखा है 125, मीन 3 आपको पता करना है और कंबाइन मीन का आंसर दे रखा है 110। तो मेरे ख्याल से इसको भी अप्लाई कर लोगे तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आ रहा है 105। इसमें से ज़्यादा कुछ मेरे ख्याल से डिफिकल्ट टास्क है नहीं, सीधा सीधा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, काम खत्म। नेक्स्ट है आपका मीन माइनस मोड, जो अभी अभी मैंने बोला था 3, फिर मीन माइनस मीडियन। अगर आप लोगों को ध्यान हो कुछ थोड़ा सा ध्यान है, किसका फॉर्मूला है एनीबडी? ये स्क्यूनेस, हाँ देखो वो तो एम्पेरिकल फॉर्मूला तो है ही, उसके अलावा मैंने बताया था ये स्क्यूनेस का फॉर्मूला है और ये भी आपका स्क्यूनेस का फॉर्मूला है। स्क्यूनेस का कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला बताया था मैंने, 3 फॉर्मूले बताए थे स्क्यूनेस के, कार्ल पियर्सन के, बाउलेस के और कैलीस के। तो ये कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला था। मीन माइनस मोड करके भी स्क्यूनेस आता है, मीन माइनस मीडियन इनटू 3 करके भी स्क्यूनेस आता है, क्योंकि मोड आपका क्या होता है, मोस्ट अनसर्टेन एवरेज होता है। तो मोड जब हमको पता ही नहीं है तो फिर हम स्क्यूनेस नहीं निकाल पाएंगे। नहीं जी साहब निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? मीडियन की हेल्प से निकालेंगे, और उसकी हेल्प कैसे लगेगी? ऐसे लगेगी, इस वाले फॉर्मूले से लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, वैसे भी आप याद रख सकते हैं, कैसे भी, दोनों तरीके में से जैसे समझ में आ जाए वैसे याद कर लीजिए। ये 69 है, ये 3 है और इसका आंसर आपको निकालना है। तो ये कितना आ गया आपका, कितना आ गया 23 और 23। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ही है वैसे तो, बकवास सा क्वेश्चन है। n5 मीन 1 है आपका 14, n2 है 9, मीन 2 बता रखा है 16 और n3 में नाम दे देती हूँ, हालांकि 3 नाम देना जरूरी नहीं था, राइट, और इसको भी 3 नाम दे देते हैं क्योंकि ये सिंगल ऑब्जर्वेशन है, तो इसको मीन बोला तो नहीं जाएगा, राइट। और टोटल n कितना है 15 और उन सब का टोटल कंबाइंड मीन कितना है 15। तो ये इस तरीके से हमने लिख दिया है मैंने इसको n3 और मीन 3, लेकिन ये सिंगल ऑब्जर्वेशन है इसलिए इसको मीन नहीं बोलेंगे, इसको सिंपली ऑब्जर्वेशन ही बोलेंगे। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में भी बोला है कि द एज ऑफ 15th स्टूडेंट, राइट, तो 11। आ गया है क्या सबको समझ में? क्लियर है क्या सबको? आ रही है क्या चीजें समझ में भाई? बोलो भाई बोलो।